बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है और स्पेशली जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्लास 9 फिजिक्स का 5th नंबर चैप्टर है। इस चैप्टर में हम ग्रेविटी के हवाले से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे। पहले हम ग्रेविटेशन को डिफाइन करते हैं कि ग्रेविटेशन का मतलब क्या है, थोड़ा सा हम उस की हिस्ट्री को भी स्टडी करते हैं कि ये किधर से आया हुआ है, क्या हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो देखो, ग्रेविटेशन हमारे पास ये एक अट्रैक्शन का नाम है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है जिसमें कोई भी दो बॉडीज इस यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। उस फिनोमेना को हम कहते हैं ग्रेविटेशन। द नेचुरल फिनोमेना बाय विच ऑब्जेक्ट विद मास अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। वो नेचुरल फिनोमेना जिसमें कोई भी दो बॉडीज इस यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, उस नेचुरल फिनोमेना को हम कहते हैं ग्रेविटेशन। यहाँ पर मैंने डिफिनेशन लिखा है कि द नेचुरल फिनोमेनन बाय विच ऑब्जेक्ट विद मास अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। ये वो फिनोमेना जिसमें कोई भी दो बॉडी चाहे इस यूनिवर्स में जहां पर भी मौजूद है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उस फिनोमेना को हम कहते हैं ग्रेविटेशन। मैं डेली लाइफ से मिसाल देता हूँ। देखो, अगर आपके पास कोई एप्पल ट्री है वगैरह, कोई भी दरख्त है, उससे जो फ्रूट्स वो गिरती है तो जमीन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो जमीन की तरफ जाता है। अगर हम बारिश को देखें तो जब बारिश हो जाए ना तो ड्रॉप्स जो होते हैं वो जमीन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो नीचे की तरफ आते हैं, किसी और डायरेक्शन में मूव नहीं करते। इन द सेम में अगर आप कोई भी बॉडी, कोई बॉल वगैरह उठा दे, उसको सर्टेन हाइट तक थ्रो कर दे तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, दोबारा वो जमीन की तरफ आएगा। आप लीव्स को देखिए, पत्ते जो दरख्तों से वो गिरते हैं तो वो किसी और डायरेक्शन में मूव नहीं करते। जब वो उससे कट हो जाए तो डायरेक्ट वो जमीन की तरफ यानी ग्राउंड उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये क्यों होता है? अगर हम इस तरह उसको देख ले, सोलर सिस्टम को देखें तो देखो सन सेंटर में होते हैं, बाकी तमाम प्लेनेट उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ये रिवॉल्यूशन क्यों होती है? इस प्लेनेट को किस तरह इस सन के अराउंड रिवॉल्यूशन अकर होती है, यानी क्या इन दोनों के दरमियान इस तरह फोर्स एग्जिस्ट करता है जो इसको कंपेल करती है कि आप उस सर्कल में मूव करें। अगर हम अर्थ और मून को देखें तो देखो, सालों से जो है ये मून जो है जमीन के अराउंड रिवॉल्व करती है। इस मून और अर्थ के दरमियान क्या एग्जिस्ट करती है जो कि ये सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। द रीजन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। हर दो बॉडीज के दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करती है उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, द फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर दैट कॉजेस ऑब्जेक्ट विद मास टू अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। वो फोर्स जो किसी भी दो बॉडीज के दरमियान एग्जिस्ट करती है, मौजूद होती है, उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। एक बात याद रखिए, जब भी हम ग्रेविटेशन फोर्स की बात करते हैं तो वहां पर मास का होना जरूरी है। मास से तो उस पर ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करेगा, ग्रेविटेशन फोर्स उस पर लगेगा। अगर मास नहीं है तो फिर उस पर ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट नहीं कर सकता। तो कोई भी दो बॉडी है उसके दरमियान जो फोर्स होती है उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं ग्रेविटेशन। यह हिस्ट्री ऑफ ग्रेविटेशन हम स्टार्ट करते हैं कि कांसेप्ट किस तरह आया हुआ है। तो इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट गुजरे हुए हैं। टॉलमी गुजरा हुआ है, कोपरनिकस है, आपके पास गैलीलियो है, टाइको ब्राहे है, एंड सो ऑन वगैरह डिफरेंट साइंटिस्ट, जो कि न्यूटन पर आपके पास हिस्ट्री खत्म होती है। टॉलमी हमारे पास वन बाय वन एक को स्टडी करते हैं कि किस साइंटिस्ट ने क्या कांसेप्ट दिया हुआ है। पहला जो हमारे पास है वो है टॉलमी। टॉलमी हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिन्होंने प्रेजेंट द जियोसेंट्रिक थ्योरी, उन्होंने जियोसेंट्रिक थ्योरी का कांसेप्ट दिया था। अब जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या है? अकॉर्डिंग टू जियोसेंट्रिक थ्योरी अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। टॉलमी का कांसेप्ट था, उन्होंने अपनी एक आइडिया पेश की जिसको हम जियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं। और इस थ्योरी के मुताबिक ये कहता है टॉलमी कि अर्थ जो है वो स्टेशनरी होगा और बाकी तमाम जो प्लैनेट्स है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। इस थ्योरी को हम जियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं और ये टॉलमी ने प्रेजेंट की थी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, देखो अर्थ आपके पास सेंटर में है और ये ग्रीन जो आपको दिखाई देती है डिफरेंट प्लैनेट्स है और वो इस अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। ये टॉलमी क्या कांसेप्ट था? इस थ्योरी का नाम जियोसेंट्रिक थ्योरी है और इस थ्योरी के मुताबिक अर्थ स्टेशनरी वो सेंटर में होगा और बाकी तमाम प्लैनेट उसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे। हालांकि थ्योरी ठीक नहीं है, लेकिन जिस एरा में, जिस दौर में इसको प्रेजेंट किया तो वो काफी सालों तक जो है ये इंप्लीमेंट किए, लोग उसको इस्तेमाल करते थे। उसके बाद एक दूसरा साइंटिस्ट आ गया जिसका नाम है कोपरनिकस। कोपरनिकस ने इस जियोसेंट्रिक थ्योरी या टॉलमी की थ्योरी को रिजेक्ट किया। इन्होंने एक नई थ्योरी प्रेजेंट की जिसको हम कहते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। अब हेलियोसेंट्रिक थ्योरी आपको क्या कहते हैं कि सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। अर्थ जो है वो यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, जबकि सन जो है वो दरमियान में होता है। यूनिवर्स का सेंटर ये है, सन है आपके पास, बाकी जितने भी प्लेनेट है वो इसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है, देखो मेरे पास ये सन है, सन सेंटर में मौजूद है और ये डिफरेंट ऑर्बिट्स है, सर्कुलर ऑर्बिट मैंने प्लॉट किए हुए हैं और ये ग्रीन ग्रीन आपके पास प्लैनेट्स है। इस सन के अराउंड ये डिफरेंट प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। इस थ्योरी को हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहती है और ये जो है कोपरनिकस ने प्रेजेंट की थी। उसके बाद हमारे पास गैलीलियो आ गया। इसके दरमियान काफी ईयर्स जो है, काफी साल जो है वो दरमियान में गुजर चुके हैं।
जब गैलीलियो गए तो गैलीलियो ने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को सपोर्ट किया, क्योंकि ये बात जो है वो करेक्ट थी कि सन सेंटर में होता है, बाकी तमाम प्लैनेट उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो गैलीलियो ने भी उसको सपोर्ट किया कि यस, कोपरनिकस की जो थ्योरी है वो करेक्ट है। साथ में गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसको हम कहते हैं फ्री फॉल एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह है, देखो लीनिंग टावर ऑफ पीसा से उन्होंने, ये एक टावर है मेरे पास, यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है, उसके पास दो बॉडीज है, दो मासेस है, डिफरेंट मासेस है, एक को मैंने M1 कहा है, दूसरे को मैंने M2। कहते हैं अगर हम यहाँ से ये रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करें, ये रेजिस्टेंस को खत्म करें, तो ये दोनों बॉडी जो है वो ग्राउंड को सेम टाइम पर सेम स्पीड के साथ हिट करेगा। यानी इफ वी निगलेक्ट द एयर रेजिस्टेंस बोथ दिस ऑब्जेक्ट विल हिट द ग्राउंड विद सेम स्पीड। साथ में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अब सारे साइंटिस्ट इस खोज में थे, इस चीज की तलाश में थे कि किस तरह ये बॉडी जो है वो नीचे की तरफ आते हैं, या एक बॉडी दूसरे बॉडी के अराउंड क्यों रिवॉल्व करता है, एक बॉडी दूसरे बॉडी को क्यों अट्रैक्ट करती है। ये बात ये देखो टॉलमी भी कहता है, कोपरनिकस भी कहता है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करता है, चाहे सन है अर्थ है आपके पास, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट थ्योरीज। कोपरनिकस के मुताबिक सन सेंटर में बाकी उस तमाम प्लैनेट उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर फोर्स का आइडिया किसी ने भी नहीं दिया। गैलीलियो ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि दोनों बॉडी जो है वो सेम स्पीड के साथ ग्राउंड को हिट करेगा, लेकिन ये आइडिया नहीं दिया कि इन दोनों के दरमियान क्या एग्जिस्ट करती है, ग्रेविटेशन फोर्स है जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। गैलीलियो का ये जो एक्सपेरिमेंट था फ्री फॉल एक्सपेरिमेंट, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा मुफीद थी, क्योंकि इससे पहले अरिस्टोटल का एरा था, और अरिस्टोटल ने ये कहा था कि जो दो बॉडी है, अगर आपके पास एक हैवी है दूसरा लाइट है, तो हैवी ऑब्जेक्ट जो है वो ग्राउंड को पहले हिट करेगा, जबकि लाइटर जो है वो बाद में आएगा। तो जब फ्री फॉल एक्सपेरिमेंट गैलीलियो ने परफॉर्म किया तो उन्होंने ये साबित किया कि नहीं, अगर हम दरमियान से एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करें, खत्म करें, तो अगर एक बॉडी बड़ी है दूसरा छोटी है, यानी लाइटर है या हैवी है, दोनों बॉडी जो है वो सेम स्पीड के साथ सेम टाइम के साथ ग्राउंड को हिट करेगा। गैलीलियो के बाद फोर्थ नंबर पर हमारे पास एक और साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम है टाइको ब्राहे। अब टाइको ब्राहे ने गैलीलियो की जो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी पर उन्होंने जो काम किया उसको स्टडी किया, और कोपरनिकस ने जो आइडिया दिया अबाउट द हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कि सन सेंटर में बाकी तमाम प्लैनेट उसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे, उस पर फर्दर उन्होंने काम किया। अब उसने क्या किया, ही स्टडी द मोशन ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स इन डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर। साल के मुख्तलिफ औकात में उन्होंने प्लैनेट्स की मूवमेंट को स्टडी किया। अब ये मूवमेंट किस तरह स्टडी किया, प्लैनेट तो बहुत दूर होते, उन्होंने टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया। टेलीस्कोप एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए से हम फार ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, दूर दूर यानी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, स्टार्स, गैलेक्सी, प्लैनेट्स वगैरह, उसको हम टेलीस्कोप के जरिए से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब टाइको ब्राहे ने ये किया कि मुख्तलिफ औकात में उन्होंने डिफरेंट प्लैनेट्स के मोशन को ऑब्जर्व किया कि वाकई ये बात ठीक भी है या नहीं, कि जो कोपरनिकस कहते हैं कि सन सेंटर में होते बाकी तमाम प्लैनेट उसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे। तो उन्होंने उसकी ऑब्जर्वेशन की मुख्तलिफ औकात में, और साथ में उसकी जो शेप से ग्राफ से वो बनाता रहा। मैंने यहाँ पर एक बनाया हुआ है, देखो ये मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, ये जो दरमियान में ये सन है और ये एक प्लेनेट का मैंने मोशन जो है यहाँ पर शो किया हुआ है। इमेजिन करें ये प्लेनेट जो है इनिशियली इस पॉइंट पर थी, ये प्लेनेट इनिशियल इस पोजीशन पर थी। अब ये जो है टेलीस्कोप के जरिए से ऑब्जर्व हो रहा है। जब उन्होंने एक टाइम पर ऑब्जर्व किया तो ये इधर था, 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद, ये मुख्तलिफ औकात इस तरह के हर 2 दिन बाद उसको ऑब्जर्व किया। नहीं, इसमें डिफरेंट टाइम लगा हुआ है, बहुत ज्यादा अरसा दरमियान में गुजर चुका है। जब उन्होंने कुछ टाइम बाद उसको ऑब्जर्व किया तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गई थी, अपनी पोजीशन को चेंज की उन्होंने इस प्लेनेट ने। फिर अब कुछ टाइम बाद उसको ऑब्जर्व किया गया तो ये इधर आ गया था, इधर आ गया था, इधर, यानी अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा था। फ्रॉम दिस टाइको ब्राहे कंक्लूड दैट द हेलियोसेंट्रिक थ्योरी इज करेक्ट। सन सेंटर में होते बाकी तमाम प्लेनेट जो है, ये मैंने सिर्फ एक का वो बनाया हुआ है समझने के लिए, बाकी तमाम प्लेनेट उसके अराउंड क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट में लिखा है कि यूजिंग टेलीस्कोप, टाइको ब्राहे ने टेलीस्कोप इस्तेमाल करके इस प्लेनेट के मोशन को ऑब्जर्व किया, ऑब्टेन डेटा, ये डेटा उसके पास आ गया जिसमें शेप्स या ग्राफ्स आपके पास मौजूद है। टाइको ब्राहे ने जो कंसेप्ट दिया, ग्राफ्स बनाए थे, इस एरा में, इस दौरान उसकी डेथ हो गई, तो ये काम जो है ये अधूरा रह गया। हालांकि इसने बहुत कॉन्फिडेंशियल, एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज हमें प्रोवाइड की है, लेकिन ये काम जो है वो दरमियान में रह गया। उसके बाद केपलर आ गया। केपलर ने क्या किया, यूज टाइको ब्राहे डेटा, जो टाइको ब्राहे के पास जो डेटा था, ये जो शेप्स उन्होंने वो बनाए हुए थे, वो डेटा केपलर ने इस्तेमाल किया और थोड़ी सी उसमें इंप्रूवमेंट की। मैं ये एक पॉइंट क्लियर करवाता हूँ, ये कोपरनिकस ने जो थ्योरी पेश की थी हेलियोसेंट्रिक, वो गलत नहीं थी, वो करेक्ट थी, लेकिन इसमें इंप्रूवमेंट, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो गई।
इसने जो बात की कि सन सेंटर में बाकी तमाम प्लेनेट उसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे, तो आखिर तक तमाम साइंटिस्ट इसी को फॉलो करते हैं, उसी पर फर्दर काम कर रहा है। केपलर ने थोड़ा सा उसमें इजाफा किया कि ही गिव्स द आइडिया ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। यहाँ पर हम कहते हैं कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में इसके अराउंड रिवॉल्व करता है, ये भी कहते हैं कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में उसके अराउंड सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। केपलर ने आइडिया देते कि नहीं, ये बात ठीक है कि सन सेंटर में होते हैं, बाकी तमाम प्लेनेट उसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे, लेकिन ये जो रिवोल्यूशन का जो ऑर्बिट होता है ये सर्कुलर नहीं होगा, ये इलिप्टिकल होगा। आपको ये पिक्चर से भी नजर आएगा। यहाँ पर मैंने जो बनाया है, यहाँ पर मैंने जो बनाया है, तो ये मैंने बिल्कुल सर्कल बना है, जबकि यहाँ पर जो ऑर्बिट है ये इलिप्टिकल है, ये ओवल शेप में होगा। फिजिक्स में हम इसको इलिप्स कहते हैं, इलिप्स की शक्ल में होता है, ये सर्कुलर नहीं होंगी। सो अगेन किपलर ने क्या किया, टाइको ब्राहे का डेटा इस्तेमाल किया और उन्होंने इलिप्टिकल ऑर्बिट का कांसेप्ट दे दिया कि जो प्लेनेट है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं बल्कि एक इलिप्स की सूरत में सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करेगा। लास्ट जो है आपके पास आइजैक न्यूटन है। ही स्टडी द फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट बॉडीज है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, चाहे अर्थ है, मून है, चाहे ये मार्कर है और जमीन है, यानी कोई भी दो बॉडीज इस यूनिवर्स में है, एक दूसरे पर जो हम कहते हैं कि फोर्स लगाते हैं, जिसको हम ग्रेविटेशन कहते हैं। इस फोर्स को स्टडी किया और इस फोर्स को कैलकुलेट किया। He present the law of universal gravitation। इसके लिए हमने एक लॉ पेश किया, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। अगर आपके पास कोई भी दो बॉडीज है लाइक दिस, एक को मैं कहता हूं m1, दूसरे को मैं कहता हूं m2, ग्रेविटेशन के मुताबिक हम ये कहते हैं कि ये बॉडी इस पर फोर्स लगाएगी और ये बॉडी इस पर फोर्स लगाएगी। अब ये फोर्स हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, किस तरह कितना फोर्स एक्ट करता है, तो इसके लिए न्यूटन ने एक लॉ पेश किया, कहते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, और वो बराबर है Fg यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। इस फार्मूले को हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल से डिराइव भी करेंगे, उस पर हम बात करेंगे कि ये लॉ किस तरह डिराइव हुआ है, क्या इन्फॉर्मेशन हमें देता है। इस लेक्चर में हमने सिर्फ ग्रेविटेशन को अंडरस्टैंड किया, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को हमने स्टडी की कि ये किस तरह हो गया। अब अगर आप आइजैक न्यूटन को देखें ना, तो इससे पहले ये जितना भी एरा गुजर चुका है, इसने किसी ने भी जो है फोर्स का कोई भी कांसेप्ट नहीं दिया था कि यहाँ पर हर एक कहता है कि बॉडी जो है रिवोल्यूशन करती है अराउंड अनदर बॉडी, लेकिन क्यों करती है, इनके दरमियान कोई फोर्स एग्जिस्ट करता है, इसका कोई भी आइडिया नहीं था। तो न्यूटन वाज द फर्स्ट पर्सन हु कैलकुलेटेड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज। न्यूटन ने कहा कि ये जो बॉडी एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व करती है या एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, इसके दरमियान एक फोर्स एग्जिस्ट होता है। यहाँ पर एक फोर्स मौजूद होती है जिसको उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दे दिया, और उसको कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने एक फार्मूला यानी एक लॉ भी पेश किया, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो यहाँ तक आप देख रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशन लॉ हमें क्या कहता है, ये यूनिवर्सल क्यों है, ठीक है, और उसकी डेरिवेशन भी हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।